IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा, इम्पेयर यार वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है इम्पेयर। इम्पेयर से मुराद है कोई भी चीज जिसकी वैल्यू कम हो जाए। असल में तो हमारे जो ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप्स, उनके लिए भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं। यानी ये सिर्फ अकाउंटिंग का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक यूजुअल वर्ड है। लाइक योर रिलेशनशिप्स हैव इम्पेयर्ड विद समवन, कि आपका जो ताल्लुक है किसी से खराब हो गया है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो ये टॉपिक है, इसमें समझने की बात यह है कि बाज दफा हम, आपको पता है कि अपने एसेट को बैलेंस शीट पे दिखा रहे हैं, और होता क्या है कि एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट है या मार्केट वैल्यू है, जो भी आप कह लो, अभी रिकवरेबल अमाउंट क्या आगे चल के बताऊंगा। आप बस ये समझ लो कि बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू ज्यादा है, जबकि रियलिटी में एसेट की वैल्यू कम हो गई हुई है। आपने किसी भी तरीके से प्रॉपर एसेट को डेप्रिशिएट करते चले जा रहे हो, 1 साल के बाद इतना रह गया, 2 साल बाद इतना रह गया, 3 साल बाद इतना रह गया। आपके जेहन में था कि यार मेरे एसेट की वैल्यू 100,000 है, लेकिन फिर आपको पता चला कि नहीं यार, इस एसेट की जो रियल वैल्यू है वो 100,000 नहीं है, वो तो सिर्फ 70,000 है। किसी वजह से एसेट की वैल्यू गिर गई, क्यों? बहुत सारी वजूहत हो सकती है, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। और इम्पेयरमेंट जो होता है, ये इसका वर्ड इम्पेयरमेंट लॉस यूज कर लेते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे जाता है, अगर पहले कोई रिवैल्यूएशन ना हुई हो। वो क्या चीज़ है अलहदा से बताऊंगा, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, अलहदा से बताऊंगा, लेकिन जनरली इम्पेयरमेंट जो है ये एक एक्सपेंस है, और ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। आपने एक तरफ से इनकम स्टेटमेंट में एसेट एक्सपेंस को दिखाना है, दूसरी तरफ आपने बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू को कम करना है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, कि बैलेंस शीट में जो एसेट की वैल्यू है उसको आपने कम करना है, और इनकम स्टेटमेंट में आपने एक्सपेंस अपना दिखाना है। तो define an impairment loss, identify the circumstances that may indicate impairment to assets, के वो क्या circumstances हो सकते हैं कि assets की impairment हो रही है। Describe what is meant by a cash generating unit, CGU, इसको हम पढ़ेंगे। And state the basis on which impairment losses should be allocated and allocate, तो वो different assets के दरमियान हम कैसे impairment को divide करेंगे, ये भी हमारा topic है। Important standard है, टेक्निकल है, और एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पेयरमेंट का। चीजें जो हमने डिस्कस करनी है, ये रिकवरेबल अमाउंट का है, इसको हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स क्या हैं, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। कैश जनरेटिंग यूनिट्स, इनको सीजीयूज कहते हैं, इसका क्या करना है। आफ्टर द इम्पेयरमेंट रिव्यू, रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस, और फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पेयरमेंट का, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, कि बाज दफा इम्पेयरमेंट रिवर्स भी हो जाती है, यानी वो जो वैल्यू मार्केट में नीचे गिरी हुई थी वो ऊपर भी बढ़ जाती है, तो उसको भी हमने डिस्कस करना है। तो काफी लंबा टॉपिक है, इसको हम 2 सेशंस में मुकम्मल करेंगे। एज यूजुअल थोड़ा सा ज्यादा काम है, तो पहले कुछ समझने की बात कर लेते हैं। इसको मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एक्सेल पर। चाहिए तो प्रोविजंस का था एक और, यहाँ पे फाइल ओपन करते हैं, इम्पेयरमेंट का यहाँ पे रखते हैं जी। IAS 36 इम्पेयरमेंट। अच्छा, देखिए ऐसा है, लेट सपोज कि आपने कोई एसेट जो था वो खरीदा, और उस एसेट की कॉस्ट आपके पास 100,000 थी, एक नंबर हाइपोथेटिकल मैं अस्यूम करता हूँ। और लेट सपोज कि इस एसेट की लाइफ 5 इयर्स थी, और लेट सपोज आपने तय किया था कि मैंने एसेट को डेप्रिशिएट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो मिसाल के तौर पे इसकी डेप्रिसिएशन जो थी वो आपकी 20,000 आ गई। तो आपकी एंड ऑफ द ईयर 1 जो ये एसेट है, इसकी बुक वैल्यू 80,000 हो जाएगी। फिर आपने इसकी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लगाई, वो भी आपकी 20,000 थी, और आपके पास एंड ऑफ द ईयर 2 ये एसेट जो है इसकी नेट बुक वैल्यू, जिसको कि आप कैरिंग वैल्यू भी कहते हो। तो हम यहाँ पे 3 वर्ड यूज करते हैं, नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू, एक ही चीज है। ये वो वैल्यू है जो कि हम बैलेंस शीट पर दिखा रहे हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट के ऊपर 2 साल के बाद इस एसेट की जो वैल्यू है वो $60,000 हमें नजर आती है। अब हमारे पास एसेट के कुछ और मेजरमेंट बेसिस भी हैं। देखिए, जो लॉन्ग टर्म जो नॉन करंट एसेट होता है ना, इसको आप, या कोई भी चले, कोई भी एसेट जो होता है ना बिजनेस में, उसके दो ही तरह से आप उसको रिकवर करते हो। हम एक वर्ड हम यूज करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट।
रिकवरेबल अमाउंट से मुराद ये कि हम एसेट से कितना रिकवर कर सकते हैं। और एसेट से कभी भी आपने जब अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है तो दो ही मेथड है, या आप उसको बेच दो या आप उसको इस्तेमाल कर लो। यही दो काम करोगे ना एसेट के साथ, या बेचोगे या इस्तेमाल करोगे। अगर आप बेचोगे तो फिर आप उसको एनआरवी कह देते हो, एनआरवी आप एक वर्ड यूज करते हो, या आप एक और वर्ड, एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फेयर वैल्यू लेस एक्सपेंसेस टू सेल। लेट मी यूज दिस वर्ड, फेयर वैल्यू लेस एक्सपेंसेस टू सेल। यानी मैं इस एसेट के साथ क्या कर सकता हूं, मैं इसको मार्केट वैल्यू पे बेच सकता हूं। तो इसकी मैंने चेक किया कि इसकी फेयर वैल्यू मार्केट में इसकी कितनी है। मुझे पता चला कि जनाब ये एसेट मार्केट में जो है वो 65,000 का बिक सकता है। लेकिन इसको बेचने के लिए मेरे पास एक्सपेंसेस टू सेल भी हैं। कोई सेलर को कोई कमीशन वगैरह दूंगा तो वो कितनी है जी, वो 8,000 है। तो अब मैंने ये कैलकुलेट किया तो मुझे ये पता चला कि ये एसेट जो है, इसकी जो फेयर वैल्यू लेस एक्सपेंसेस टू सेल है वो 57,000 है। यानी अगर मैं एसेट को आज मार्केट में जाके बेचूं तो मैं इस एसेट से 57,000 ले सकता हूं। दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं एसेट को बेचता नहीं हूं, बल्कि मैं इसको वैल्यू इन यूज लेता हूं, जिसको हम इकोनॉमिक वैल्यू भी कहते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू भी कहते हैं, और इसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। ये तीनों नाम आप रख लो। हम कहते हैं अच्छा यार ये तो बहुत कम है 57, क्यों बेचूं, नहीं बेचता। तो अगर नहीं बेचोगे तो क्या करोगे जी, मैं इस एसेट को अगले 3 साल तक मैं इसको यूज करूंगा, और मुझे पता है कि एसेट मुझे पहले साल में 25,000 देगा। और मैं ये प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, ये कैश हो रहा है, कैश। तो कैश की बात कर रहा हूं, यानी एसेट के जो रेवेन्यूज आ रहे हैं माइनस जो एसेट के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो नेट कैश है। पहले साल के आखिर में मुझे एसेट 25,000 देगा, दूसरे साल के आखिर में, ये मेरा ईयर 1 है, ये मेरा ईयर 2 है, ये मेरा ईयर 3 है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट सपोज मेरा, अब क्योंकि ये तो फ्यूचर में आ रहा है ना, तो आपको याद होगा कि हम हमेशा फ्यूचर वैल्यूज को नहीं कंसिडर करते, हम प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो मेरे पास जो ईयर 1 में आ रही है वैल्यू, इसकी जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो 25,000 डिवाइड, और लेट सपोज कि मेरा जो भी इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, हमें 10% सपोज कर लेते हैं। तो पहले साल में जो 25,000 आ रहा है, ये इसको मैं आपके साथ ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 25,000 डिवाइडेड बाय 1.1। ये जो मैं अभी बिल्कुल पीछे आपको समझा रहा था ना, प्रोविजन के चैप्टर में प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन, तो प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी पिछले लेक्चर में हमने किया है, उससे पहले भी किया हुआ है, कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i पावर n। तो मेरे पास यहाँ पे 25,000 है प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू पहले साल की, और 1 + i, आई मैंने अगर 10% किया है तो 1 + 10% मिलता है 1.1। और यहाँ पे पावर 1 लिखूंगा क्योंकि पहला साल है, तो पावर 1। और पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दिया तो फर्क है, नहीं लिख दिया तो कोई फर्क नहीं है। तो ये फॉर्मूले के तहत जो मेरा सेकेंड ईयर बनेगा उसमें भी यही चीज आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं पावर इसकी 2 लगा दूंगा, क्योंकि अब ये जी 2 साल का हो गया ना, पावर 2। और जो मेरा तीसरा साल आएगा उसमें भी मैंने ये 25,000 यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे मैंने पावर कर देनी है 3। अब मैं देखता हूँ कि ये प्रेजेंट वैल्यू बनती कितनी है। ठीक है, इक्वल का साइन लगाऊंगा। ये मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ कि आपको भी एग्जाम में पता हो कि कैसे करते हैं। इक्वल का साइन लगाऊंगा तो मुझे ये वैल्यू दे देगा, इसको भी इधर जाके इक्वल का साइन लगाया तो इसने वैल्यू दे दी, इसको भी इधर जाके इक्वल का साइन लगाया तो इसने वैल्यू दे दी। तो मेरे पास ये जो तीन 25 25 25 आ रहे हैं, इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करता हूं तो वो आती है जी 62,000, वो आती है जी 62,000। अच्छा, अब ये क्योंकि हमारे पास, लेट सपोज हम ऐसे करते हैं कि डिस्काउंट रेट को हम चेंज कर देते हैं, या मैंने ये डिस्काउंट रेट को 12% कर देता हूँ। अगर 12 कर रहा हूं तो मैंने क्योंकि फॉर्मूलाज को लिंक नहीं किया हुआ तो मुझे मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने फॉर्मूलाज को लिंक किया होता तो मैं सिर्फ ऊपर 12% चेंज करता, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं आपको एक्सेल नहीं सिखा रहा तो मैं मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है।
12% पे मैंने कर दिया। चलिए अभी भी पूरा नहीं आ रहा। चले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि 24 मैं असल में चाह रहा हूँ कि ये अमाउंट 60,000 से कम आए। मुझे सॉरी, मुझे असल में तो फॉर्मूला के साथ लेके चलना चाहिए था। फॉर्मूला के साथ लेके चलूंगा तो मैनुअली ये चेंजेस नहीं करने पड़ते, एक जगह पे चेंज कर दो सब जगहों पे खुद हो जाता है। तो क्योंकि मैंने फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया तो लिहाजा मुझे एक्सेल को भी मैनुअली जाके काम करना पड़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अब क्या हुआ, हमारे पास हमें ये पता चल गया कि हमारे पास फेयर वैल्यू लेस एक्सपेंसेस टू सेल जो है ये 57,000 है। यानी अगर एसेट को आज बेचूं तो 57,000 का बिकेगा, और मेरे पास इसकी जो वैल्यू इन यूज है, या मेरे पास जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 57,000 समथिंग, 57,000, चलो इसके डेसिमल्स रिमूव कर देते हैं, 57,444 है। तो ये मेरे पास अब दो वैल्यूज आ गई। इससे ये मुराद है कि अगर एसेट को आज बेचूं तो 57 में बिकता है, और 57,000 में, और अगर एसेट को इस्तेमाल करूं अगले 3 साल तक तो 57,644 बनता है। आपने क्या करना है, आपने लेनी है हायर ऑफ दीज टू। आपने क्या करना है, आपने लेना है हायर ऑफ दीज टू, हायर ऑफ दीज टू, हायर ऑफ दीज टू बिलो। यानी इन दोनों, जाहिर सी बात है, अगर एसेट को बेच के 57 मिल रहा है और इस्तेमाल करके 57,644 मिल रहा है तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। तो बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो 57, वो ये वाली आ रही है 57,644। इसको आप कहते हो रिकवरेबल अमाउंट, यानी इसको आप क्या कहते हो, रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या है जी हमारे पास, रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास है, रिकवरेबल अमाउंट अगर कोई पूछे तो हम कहते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस एक्सपेंसेस टू सेल एंड द प्रेजेंट वैल्यू। सो इन दोनों में से जो भी कर लूं, मैं एसेट को 57,644 से ज्यादा ये एसेट मुझे नहीं देगा। अब मसला ये है कि मेरी बैलेंस शीट में तो एसेट 60,000 का लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में एसेट 60,000 का लिखा हुआ है, जबकि एसेट मुझे 50 किसी भी सूरत हाल में 57,644 से ज्यादा का बेनिफिट नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि एसेट बैलेंस शीट में ओवरस्टेटेड है। तो IAS 36 जो है वो कहता है कि एसेट्स कैन नॉट बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट अ वैल्यू हायर देन द रिकवरेबल अमाउंट। यानी स्टैंडर्ड कहता है कि हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट को रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं दिखा सकते। रिकवरेबल अमाउंट 57,644 है, यही वो मैक्सिमम अमाउंट है जो तुम्हें एसेट देगा, और तुमने 60 का दिखाया हुआ है, तो तुमने रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा दिखाया हुआ है। तो लिहाजा इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि जी इंपेयरमेंट हो गई है एसेट की। तो हम यहां पे कहते हैं कि इफ बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट अगर बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो, दिस मींस दैट impairment has impairment has happened। बुक वैल्यू जो कि ये है, अगर ये ज्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से तो इंपेयरमेंट हो गई है। अब इंपेयरमेंट कितनी हुई है, इंपेयरमेंट हुई है जी आपकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो आप यहां पे लिखोगे, जो आप 60,000, और जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है वो कितनी है, वो 57,644 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपका इंपेयरमेंट है, 60 माइनस 574, आपकी इंपेयरमेंट आती है 2356। 2356 आपकी इंपेयरमेंट है, इसकी डबल एंट्री बनती है डेबिट इंपेयरमेंट लॉस और क्रेडिट नॉन करंट एसेट। आप नॉन करंट एसेट को क्रेडिट कर रहे हो, यानी आप नॉन करंट एसेट की वैल्यू को कम कर रहे हो। याद रखना कि एसेट ओरिजिनली आपने डेबिट किया हुआ था ना, जब आपने एसेट लिया था तो आपने 100,000 का एसेट डेबिट किया हुआ था। तो यहां पे अब आपने एसेट की वैल्यू को
क्रेडिट कर दिया तो आपने इम्पेयरमेंट लॉस रिकवर कर दिया। ये था जी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इम्पेयरमेंट का। आपने क्या करना है, देखना है कि एसेट बैलेंस शीट में कितना है, फिर आपने देखना है कि एसेट की फेयर वैल्यू लेस एक्सपेंसेस टू सेल और वैल्यू इन यूज कितनी है। इन दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है वो लेना है, उसको रिकवरेबल अमाउंट कहना है। और फिर रिकवरेबल अमाउंट को आपने कैरिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर तो रिकवरेबल अमाउंट आपकी ज्यादा होती, मिसाल के तौर पे 62,000 होती, तो फिर इंपेयरमेंट नहीं हुई। फिर इंपेयरमेंट नहीं हुई। इंपेयरमेंट तभी होगी जब आपकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है कि एसेट्स कैन नॉट बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट अ वैल्यू हायर देन द रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एसेट आपको देगा। तो बैलेंस शीट में उससे ज्यादा का लिखना ठीक नहीं बनता ना। यानी अगर मैं बैलेंस शीट में 60,000 लिख के शेयर होल्डर्स को कह रहा हूं कि जी एसेट 60,000 का है, तो आई एम ओवर स्टेटिंग माई एसेट्स, क्योंकि एसेट 60,000 तो देगा ही नहीं। तो मैं क्यों शेयर होल्डर्स को कहूं कि एसेट 60,000 का है? मैं एसेट्स को ओवरस्टेट कर रहा हूं। मेरे लिए जरूरी है कि मैं एसेट को की वैल्यू को राइट डाउन करूं। क्या करूं? राइट डाउन। राइट ऑफ खत्म करना होता है, मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा। राइट ऑफ से मुराद है जीरो कर दूं, जीरो नहीं कर रहा, राइट ऑफ नहीं कर रहा, राइट डाउन कर रहा हूं। 2356 से डिक्रीज कर रहा हूं, ताकि मेरा एसेट अब बैलेंस इस डबल एंट्री के बाद आपका जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू एग्जैक्टली ये हो जाएगी 57,644। बैलेंस शीट में आपका एसेट 60,000 का नहीं रहेगा, बैलेंस शीट में आपका एसेट अब 57,644 हो जाएगा, क्योंकि आपने एसेट को क्रेडिट कर दिया है। तो ये एक जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंपेयरमेंट की। अब इसमें कुछ फर्दर टेक्निकलिटीज हैं, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज हम देखेंगे कि इंपेयरमेंट क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, गुडविल की होगी तो क्या करना है, इंटेंजिबल की होगी तो क्या करना है, कैश जनरेटिंग यूनिट को कैसे कैलकुलेट करना है, एलोकेट कैसे करना है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कैसे होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट इंपेयरमेंट का क्या करना है। तो काफी सारे छोटे 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 टेक्निकल इश्यूज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है। यहां तक आपने कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछें। तो ये बेसिक्स हो गए। अब हम चलते हैं जी वापस अपनी पीपीटी पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ और जाकर देखते हैं जो कुछ हमने इम्पेयरमेंट की चीजें देख ली हैं।